देखिए, भारत की राजनीति में मोदी जी की जिस तरीके से चर्चा होती है, ये तो हम सबसे छुपा नहीं है। चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, दिन रात मोदी, मोदी, मोदी की माला जपता रहता है। ठीक ऐसे ही आम जनता जो उन्हें पसंद करती है या नहीं भी करती, वो भी अगर मोदी अच्छे हैं तो और मोदी बुरे हैं तो 24 घंटे 365 दिन भारतीय राजनीति में केवल एक नाम गूंजता है और वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कई लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग उनको अज्ञानी कहते हैं कि इनकी डिग्री फेक है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके अंदर बहुत जबरदस्त प्रशासनिक समझ है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके अंदर बहुत कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, जिससे ये अपनी पार्टी के लोगों के साथ ही साथ भारत की जनता का मन मोह लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनके अंदर विदेश नीति की खूब गहरी समझ है। कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहते हैं कि इतनी विदेश यात्राओं का क्या फायदा, जबकि इन मौके पे किसी देश ने समर्थन ही नहीं किया। तो भारतीय राजनीति में जिस व्यक्ति की सबसे अधिक चर्चा होती है, उनको समझने के लिए क्या हम कोई ऐसा सूत्र वाक्य यूज कर सकते हैं क्या? कोई एक ऐसी पुस्तक यूज कर सकते हैं क्या? कोई विचारक यूज कर सकते हैं क्या, जो बता दे कि प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में क्या है? क्या वो डिकोड हो सकते हैं? आइए कोशिश करते हैं। मैकियावली, जो कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, 15वीं शताब्दी में इटली में जन्मा एक व्यक्ति है। क्या उसके कुछ दिए सिद्धांत प्रधानमंत्री मोदी की गतिविधियों को और उनके राइज को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? एक कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश और आज हम बात करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी मैकियावली के पैरामीटर्स पे डिकोड हो सकते हैं क्या? मैकियावली जो एक ऐसा व्यक्ति है जो मानता है कि राजनीति में प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा जरूरी होती है ना कि आदर्शवाद। जैसे गांधी जी करते थे, आदर्शवादी बातें करते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू आदर्शवादी बातें करते थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री जी आदर्शवादी बातें करते थे। तो वो कहता है मैकियावली कि राजनीति पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, जिसमें धर्म की कोई बिसात नहीं है। धर्म का प्रयोग भी धार्मिक होने के नाते मत करना, धर्म का प्रयोग भी राजनीति के लिए ही करना। अपने लोगों का प्रयोग, दूसरे व्यक्तियों का प्रयोग, दिन रात। अगर राजनेता बनना है तो तुम्हें दिन रात राजनीति करनी होगी। 24 घंटे 365 दिन राजनीति करनी होगी। तुम खाओगे राजनीति, पियोगे राजनीति, सोओगे राजनीति, जगोगे राजनीति। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम बन जाओगे मैकियावली के द प्रिंस। द प्रिंस उसकी एक ऐसी पुस्तक है जो खाली 90 पेजेस में लिखी गई है, खाली 90 पेज। और वह एक ऐसे राजनीतिज्ञ, चतुर राजनीतिज्ञ की कल्पना करता है जो प्रशासन में अपनी पकड़ मजबूत रखता हो, जो जनता में भी अपनी पकड़ मजबूत रखता हो, जिसके नाम से लोग खौफ खाएं, उसके बारे में जानना आसान नहीं हो। तो मैकियावली का प्रिंस क्या हम मोदी जी में खोज सकते हैं क्या? आइए एक प्रयास करते हैं। मैकियावली ने 21 सिद्धांत दिए। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो मानव मनोविज्ञान को पढ़ते हुए बताए गए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कैरिस्मेटिक है, जो करिश्माई है, जिसको जनता दिलो जान से चाहती है, जिसको विपक्ष दिन रात चाहता है कि हटा दें और फिर भी नहीं हटा पाता है। आखिर वो कौन से ऐसे गुण हैं एक प्रिंस में, एक राजा में,
जो कि उसे करिश्माई बना देते हैं, जो कि उसे इनविंसिबल या अपराजेय बना देते हैं। आइए समझते हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारी आपकी सोच से कहीं अधिक। वो एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं। कैसे? आइए मैकियावेली के प्रिंस को समझिए तो आपको मोदी जी एज इट इज समझ में आने लगेंगे। देखिएगा जरूर ये पूरी एक्सप्लेनेशन, ये पूरी वीडियो देखिएगा जरूर, जिससे कि आपको ये पता लग पाए कि मोदी जी कर क्या रहे हैं, वो क्यों नहीं फेल हो रहे हैं। दिन रात राहुल गांधी, सारी विपक्षी पार्टियां दिनों रात क्राई बेबी बनी हुई हैं, लेकिन उनके पास कोई इलाज नहीं है। क्यों? आइए जरा पता करते हैं, मैकियावेली की दृष्टि से देखते हैं मोदी जी को। तो मैकियावेली अपने 21 प्रिंसिपल्स देता है, वो अपने 21 प्रिंसिपल्स देता है, सिद्धांत, 21 प्रिंसिपल्स ऑफ मैकियावेली ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के आधार पर देता है। वो कहता है कि जो द प्रिंस होगा, जो वास्तविक राजनेता होगा, वो प्रिंस को इसलिए संबोधित करता है क्योंकि उसको बूढ़े लोगों या बूढ़े राजाओं से उतनी अपेक्षा नहीं है। तो वो सोचता है कि जो आने वाला राजकुमार होगा वो कैसा होना चाहिए जिससे कि देश मजबूत बने, और राजनेता मजबूत होगा तो ही तो वो कोई काम कर पाएगा। तो उसको पुराने राजाओं से तो कोई अपेक्षा नहीं है। वो प्रिंस को संबोधित करते हुए एक कल्पना कर रहा है, और देखिए क्या सटीक कल्पना करता है, और इसीलिए उसको आधुनिक राजनीति का जन्मदाता मानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑल हिज थियरीज, ऑल हिज प्रिंसिपल्स आर रिलेवेंट टिल येट। आज तक ये सिद्धांत रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। पहला सिद्धांत है लेट देम अंडर एस्टिमेट, लेट देम अंडर एस्टिमेट। वो कहता है प्रिंस से कि लोगों को, जो तुम्हारे विरोधी हैं, अपने को कमजोर समझने दो। अगर तुमको लोग कमजोर समझते हैं तो ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तभी तुम्हारा उभार होगा, तभी तुमको लोग खतरनाक नहीं समझेंगे। दुश्मन तुमको अंडर एस्टिमेट करता रहेगा, कभी कहेगा कि तुम अनपढ़ हो, कभी कहेगा कि तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है, कोई कभी कहेगा कि बिल्ली के भाग से छींका फूटा, कभी कहेगा कि तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, कभी कहेगा कि तुम्हारे पास राजनीतिक समझ नहीं है, कभी कहेगा कि तुम किसी अन्य गठजोड़ की वजह से सत्ता में टिके हुए हो, कोई कहेगा कॉरपोरेट की वजह से सत्ता में टिके हुए हो। लेकिन वो कभी ये नहीं मानेगा विपक्ष कि तुम अपनी काबिलियत की वजह से टिके हुए हो। तुम्हारा दिमाग एक चतुर लोमड़ी जैसा है और इसलिए तुम टिके हुए हो सत्ता में। तो विपक्ष को समझने दो कमजोर, खुद को मूर्ख समझने दो, बिना डिग्री का समझने दो। अब इसको जरा आप मोदी जी से अटैच करिए। मोदी जी को कभी आपने सुना है जब विपक्ष उनकी डिग्रियों के ऊपर बात करता है, उनकी कम पढ़ाई लिखाई के ऊपर बात करता है, कभी सुना है प्रतिक्रिया देते हुए? तो ये रणनीति है कि आप उनकी कमजोरियों को बार बार बोलते रहिए, चर्चा तो होती रहेगी, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, चर्चा में बने रहिए दिन रात। उनकी कमजोरियों के बारे में आपने देखा होगा कि जो रवीश कुमार एक बड़े पत्रकार हैं, ध्रुव राठी जो एक बड़े यूट्यूबर हैं, दिनों रात मोदी 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 की माला जपते रहते हैं। इससे क्या नुकसान होता है मोदी जी का? क्या नुकसान हो रहा है? इससे किसी का क्या नुकसान हो रहा है? लेकिन चर्चा में तो बने हुए हैं। अब मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि मोदी जी की सारी नीतियां जो कर रहे हैं गलत हैं या सही, वो आपके ऊपर है, वो राजनीति आपके ऊपर है, वो निष्कर्ष आपके ऊपर है, वो मेरे ऊपर है कि मैं किसी राजनेता को कैसे देखता हूं। मैं भी बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, खाली मैं पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के जो एक प्रसिद्ध चिंतक हैं, जिनको आधुनिक राजनीति का जन्मदाता माना जाता है, मैकियावेली, खाली मैं मैकियावेली के विचारों को
इंप्लीमेंट कर रहा हूं और ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हम मोदी जी को जितना मूर्ख, जितना कमजोर, जितना अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्या हम मूर्ख तो नहीं हैं? क्या हमारी जानकारी तो कमजोर नहीं है? क्योंकि जो सर्वोच्च सत्ता पे बैठा हुआ है, जो आज तक व्यक्ति कोई चुनाव नहीं हारा, क्या उसके अंदर मैकियावेली का द प्रिंस जिंदा हो गया है क्या? आइए दूसरा सिद्धांत देखते हैं। तो दूसरा सिद्धांत है मैकियावेली का, पहला तो था कि लेट देम अंडरएस्टिमेट, दूसरा है कि जो चार्म है, चार्म इज ग्रेटर देन ट्रूथ। इसका मतलब यह है कि परसेप्शन, परसेप्शन मतलब यह है कि आपके बारे में धारणा, आपके बारे में कैसी धारणा है, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है, इसका कोई महत्व नहीं है, जीरो है। आज की दुनिया में आप देखिए, ये तो 15वीं शताब्दी में किताब लिखी गई थी, मतलब 1513 में, 16वीं शताब्दी में, मतलब 16वीं शताब्दी की शुरुआत में। आप जरा सोचिए कि कैसे इतनी शानदार किताब लिखी गई। उसमें कहा गया कि अगर आपको तगड़ा राजनीतिज्ञ बनना है, अगर इनविंसिबल राजनीतिज्ञ बनना है, अगर चौतरफा सबको हराना है, तो आपको एक परसेप्शन क्रिएट करना होगा, एक धारणा क्रिएट करनी होगी, एक भ्रम क्रिएट करना होगा, इल्यूजन, इल्यूजन या भ्रम क्रिएट करना होगा। वो भ्रम कैसा होगा कि एक ही समय में आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान नजर आए, एक ही समय में कमजोर नजर आए, एक ही समय में बहुत ज्यादा डिसाइसिव नजर आए, ऐसा लगे कि आपके अलावा कोई है ही नहीं, एक ही समय में सीन से गायब हो जाएं, जैसे लगे कि मिस्टर इंडिया है, जो अनिल कपूर की मूवी थी मिस्टर इंडिया, जैसे गायब हो जाते थे। वैसे ही आप राजनीति में एक भ्रम क्रिएट करिए। आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए, आप सीधे उसका जवाब मत दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, लोगों को चर्चा करने दीजिए, खाली आप उस बनी हुई इमेज का फायदा उठाइए। अगर आपकी इमेज ईमानदार बन गई है तो उस इमेज का फायदा उठाइए। अगर आपकी इमेज बुरी बन गई है तो भी आप प्रतिक्रिया मत दीजिए, डोंट बी रेस्पॉन्सिव, यूज योर इमेज एज अ वेपन। परसेप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज पॉलिटिक्स। कोई राजनेता इतना नहीं समझता है जितना कि मोदी जी समझते हैं इस बात को कि परसेप्शन कैसे चेंज किया जाता है। अब बताइए, जब प्रशांत किशोर यूएन में काम करते थे, आजकल उन्होंने खुद अपनी पार्टी बना ली है, तो जनसुराज पार्टी, तो प्रशांत किशोर जब यूएन से आए तो जगह जगह घूम के, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, जगह जगह घूम के डिफरेंट डिफरेंट नेताओं को कहते थे कि सोशल मीडिया एक शानदार टूल है जो विदेशों में चल रही है, क्या हम आपका प्रचार करें? कुछ राजनेता तो उन्हें वापस भगा देते थे, कुछ कहते थे कि तुम हमें सिखाने आए हो। राजनीति दिमाग से लड़ा जाता है, राजनीति क्षेत्र में लड़ा जाता है, राजनीति जनता लड़ती है। और तुम कह रहे हो कि ऑनलाइन प्रचार करोगे, लेकिन मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, खुद प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट है कि उन्होंने न केवल उनको बुलाया सुना, बल्कि अपने कैंपेन में भी लगा दिया। और आप विश्वास मानिए, सोशल मीडिया के द्वारा क्रिएट किए गए परसेप्शन ने गुजरात के मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। चाय पे चर्चा एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, खूब सारा परसेप्शन क्रिएट हुआ कि गुजरात के डेवलपमेंट में गुजरात के व्यापारिक समाज का हाथ नहीं है, उसमें मोदी जी का हाथ है। सिंगापुर की बस स्टेशन की फोटो शेयर की गई ऑनलाइन और कहा गया कि ये गुजरात के बस स्टेशन है जो हवाई अड्डे जैसे लगते हैं। तो आप इससे सोचिए कि परसेप्शन कितनी महत्वपूर्ण चीज है।
बाकायदे कहते हैं कि आईटी सेल चलती है बीजेपी की, जो दिनों रात इस परसेप्शन गेम को चलाती है। और इस परसेप्शन में राहुल गांधी को पहली बार पप्पू सिद्ध किया गया इसी परसेप्शन में। इतने बुरे तो नहीं है राहुल गांधी, पढ़े लिखे हैं, थोड़ी राजनीति की कम समझ है, प्रैक्टिकलिटी की कम समझ है, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है। और वर्तमान पॉलिटिक्स में देखें तो ऐसा नहीं कि हम उनको रिजेक्ट कर दें। बाकी अगर क्षेत्रीय दलों के लीडर्स की अपेक्षा देखें तो एक स्टालवार्ट है, और अगर बीजेपी से मोदी जी को माइनस कर दे तो फिर तो राहुल गांधी ही भारी पड़ जाएंगे, जिनको कि पैन इंडिया पूरे भारत में लोग पहचानते हैं, जिनका अपना एक अस्तित्व है और युवा भी है। तो खाली परसेप्शन गेम चल रहा है। यही तो कहता है मैकियावेली कि परसेप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन ट्रुथ। क्रिएट इल्यूजन, भ्रम बनाओ, भ्रम बनाओ, भ्रम बनाओ, इतना भ्रम बनाओ कि लोगों को सच्चाई दिखनी बंद हो जाए, वो भ्रम में जीने लगे कि देश चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया। और कोई पूछता भी नहीं है कैसे। देश सबसे समानता वाला देश बन गया, कोई पूछता भी नहीं है कैसे। जहां 90 करोड़ लोग खुद राशन ले रहे हो, आप अपनी जिंदगी में देखिए क्या फर्क आ गया आपको 11 साल में। लेकिन वो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बन गया है। यही तो है मैकियावेली का द प्रिंस। ऐसा लगता है कि मोदी जी प्रिंस का जो अध्ययन है वो दिनों रात करते हैं, जिससे कि वो अपनी राजनीति में धार बना सकें। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, एम्बिग्विटी ऑफ पर्पस। एम्बिग्विटी ऑफ पर्पस। आपको अपने उद्देश्य कभी नहीं बताने हैं, उद्देश्य कभी मत बताओ, और जो आपका भ्रम है उसे बढ़ाते रहो। अपना उद्देश्य कभी नहीं बताना है। और जितना आप लेस टॉकेटिव होगे, जितना आप भ्रम की संरचना करोगे, जैसे मकड़ी एक जाले को बनाती है, अगर आप उस जाले को बुनते जाएंगे, बुनते जाएंगे, बुनते जाएंगे, तो वो भ्रम क्या करेगा, वो एम्बिग्विटी क्या करेगी, वो मति भ्रम क्या करेगा। अब देखिए यहां पे ये आपकी एम्बिग्विटी या मति भ्रम किसको बढ़ा देता है? ऑब्सेशन। दिन रात जब भ्रम बढ़ेगा तो दिन रात लोगों में पागलपन हो जाएगा आपको लेके, और लोग आपकी बात करेंगे कि कैसे हो गया चौथी इकोनॉमी, कैसे हो गए मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, कैसे हो गया वो नॉन बायोलॉजिकल। जितना भ्रम फैलेगा उतनी ज्यादा ऑब्सेशन बढ़ेगा, पागलपन बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपके ऊपर फोकस बढ़ेगा, आपके ऊपर ध्यान बढ़ेगा, और उतना ज्यादा आपके ऊपर एक तरीके से स्टडी होने लगेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपके लिए आकर्षण बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो आपके लिए स्टडी होने लगेगी, आपकी बातों पे, एक एक बातों पे स्टडी होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, अरे ये तो बड़े मूर्ख हैं, अरे ये तो बड़े विद्वान हैं, और दिनों रात चर्चा होगी और आप राजनीति में केंद्र में आ जाएंगे। यही तो मैकियावेली कहता है कि एम्बिग्विटी ऑफ पर्पस। अपने उद्देश्यों का भ्रम फैलाओ, कभी मत बताओ कि तुम ओरिजिनली क्या चाहते हो, खाली भ्रम क्रिएट करो। ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो 2047 में पहुंच जाते हैं, वो कभी सीधे प्राचीन भारत की महानता गिनाने लगेंगे और कभी 2047 में पहुंच जाएंगे, लेकिन रियल इश्यूज के ऊपर वो बातें नहीं करते हैं। वो रोजगार के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो कॉरपोरेट्स की
बढ़ती ताकत के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो आम जनता के ऊपर बढ़ते टैक्स की बात नहीं करेंगे, वो अनिल अंबानी जैसे, अडानी जैसे, अंबानी जैसे लोगों के ऊपर बात नहीं करेंगे। वो बात किसकी करेंगे? कुछ अलग ही बात होगी, विश्व गुरु की बात होगी, देश को 2047 में ले जाने की बात होगी, और ये भी कहेंगे कि मैं देख के जाऊंगा 2047 में भारत कैसे विकसित हो गया। अब इसकी आलोचना शुरू होगी, चर्चा शुरू होगी, लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं। हो तो गया काम, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोकस बढ़ रहा है, आपकी स्टडी हो रही है, दिनों रात चर्चा चल रही, हो गए आप सफल। और दूसरे राजनीतिक को उस राजनीतिक चर्चा में स्पेस ही नहीं मिलेगा, बाकी सब धक्का मुक्की कर रहे हैं। अगर आपने हेरा फेरी मूवी देखी हो तो एक कार में जब सब सवार होने की कोशिश करते हैं तो कभी एक साइड से ओमपुरी जी जाते हैं, कभी अक्षय कुमार जाते हैं, कभी सुनील शेट्टी जाते हैं, उनके ग्रुप वाले जाते हैं, एक साइड से बाहर पड़ रहा है तो दूसरा निकल जा रहा है। ठीक वही हाल बाकियों का है, क्योंकि मोदी जी पहले ही उस राजनीतिक चर्चा की कार में बैठ गए हैं और पूरा सीट घेर लिया है, और बाकी राजनीतिक धक्का मुक्की कर रहे हैं आपस में कि इसमें एंट्री ले लें, कम से कम हमारे बारे में चर्चा तो हो। तो ये है एम्बिग्युइटी ऑफ पर्पस। अगला देखिए, चौथा है कंट्रोल व्हाट दे सी। कंट्रोल व्हाट दे सी, हाइड व्हाट यू डू। जो तुम करते हो, जो लोग देखते हैं, उसको नियंत्रित कर लो, नियंत्रित कर लो, नियंत्रण बना दो। और जो तुम करते हो, जो तुम करते हो, ये प्रिंस के लिए कर रहा है, जो तुम करते हो उसको क्या करो, हाइड कर लो, छुपा लो। तुम अपने उद्देश्यों को बिल्कुल मत बताओ, और जो लोग देखते हैं उसको कंट्रोल कर लो। उसमें तुम्हारे दुश्मन भी आते हैं, जनता भी आती है, और आज के जमाने में जब हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं तो ये तो और बहुत आसान है। जब सोशल मीडिया जिसको आजकल हम गोदी मीडिया के नाम से कहते हैं, तो ये हो क्या रहा है? हमारी शिकायत रहती है कि आखिर मीडिया क्यों दिनों रात गलती पे भी प्रशंसा करता है मोदी जी की, ऐसा क्यों करता है वो? ये पहली बार हो रहा है कि कोई दल मीडिया को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आज के जमाने में अगर मीडिया और उसका एक्सटेंडेड फॉर्म, उसका बढ़ा हुआ फॉर्म, अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया तो लोग वही देखेंगे जो सरकार दिखाना चाहती है, लोग वही देखेंगे जो मोदी जी चाहते हैं। लोग वो नहीं देख पाएंगे जो वास्तव में उनका उद्देश्य है, जो वो कर रहे हैं। एक भ्रम का जाल फैला रहेगा, और यही तो मैकियावेली कहता है कि एक शासक लंबे समय तक तभी टिका रहेगा जब वो ये कंट्रोल कर ले कि लोग क्या देख रहे हैं। तो सोचिए कि मीडिया और सोशल मीडिया में चारों ओर वो जो भ्रम फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जो विकास के नाम पे, विश्व गुरु के नाम पे, विदेश नीति के नाम पे, ये क्या है? ये वही तो भ्रम है। आप देखिए, न्यूज एंकर्स हैं, वो दिनों रात खाली इसी बात को डिफेंड करने में लगे रहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है ये मोदी जी का कदम। चाहे मोदी जी पलक भी झपका दें तो एंकर और एंकरनिया कहते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये वही है, वो कंट्रोल कर रहे हैं कि आप क्या देखेंगे। आप वही देखिए जो सरकार दिखाना चाहती है। यही तो है द मैकियावेली का प्रिंस।
ऐसा ही तो मैकियावेली बनाना चाहता है अपने शासक को, इतना ताकतवर, इतना इतना जबरदस्त, इतना इन्फ्लुएंस वाला, प्रभावी, कि वो जनता को, समाज को, पूरे स्पेस को कंट्रोल करे। खौफ खाएं लोग उससे, डरें, डर से प्यार करें, प्यार से प्यार नहीं करें, डर से प्यार करें। तो ये है कंट्रोल व्हाट दे सी, हाइड व्हाट यू डू। अगला देखिए, मैकियावेली कहता है कि एक मास्क बनाओ, एक मुखौटा क्रिएट करो। कभी तुम बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाओ, कभी तुम इंजीनियर्स को सलाह देने लगो कि कैसे पुल बनता है, कभी तुम बच्चों को सलाह देने लगो कि कैसे एग्जाम दिया जाता है, कभी तुम हिमालय की गुफाओं में बैठ जाओ जैसे लगे कि तुम कोई आध्यात्मिक संत हो, कभी तुम कॉरपोरेट्स के साथ बैठो जैसे लगे कि तुमको पूरी बिजनेस की समझ है, कभी तुम वैज्ञानिकों से बात करो जैसे लगे कि तुम वैज्ञानिक हो, कभी तुम ऐसा लगो कि तुम सेवक हो, कभी ऐसा लगे कि तुम एक बेटे हो, कभी ऐसा लगे कि तुम सेवा भाव से राजनीति में हो, और बार बार ये मुखौटा चेंज करते रहो, चेंज करते रहो। अगर ये मुखौटा चेंज होता रहेगा तो लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है, और तुम अपने को इजीली डिक्लेयर कर दो कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूं, मैं डिवाइन फोर्स हूं, मैं दैवीय शक्ति हूं। और अपने डर को कभी भी उजागर मत करो। हमेशा तुम ये बताओ कि तुम ही सर्वे सर्वा हो, तुम्हारे ही निर्णय लागू होते हैं इस देश में। तुम कमजोर तो देश कमजोर। ऐसे मास्क, ऐसे मुखौटे को बनाना पड़ेगा, एक ही टाइम बहुत ज्यादा दयालु और दूसरे टाइम बहुत ज्यादा साहसी, बहादुर दिखो। यही तो मास्क है, यही तो बनाने की बात करता है मुखौटा। तो आज की राजनीति में वही सफल होगा जिसके पास सबसे अधिक बड़ा मुखौटा है, जिसको बार बार चेंज करता रहे। कमाल का व्यक्ति है मैकियावेली, जो 16वीं शताब्दी में इस तरीके का जीनियस विचार रखता है, जिसको हम आज तक पढ़ रहे हैं। और आपको अब धीरे धीरे लगने लगा होगा 5 पॉइंट तक कि आप मोदी जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो मैकियावेली के द प्रिंस के 21 सिद्धांतों में 5 पे एकदम करेक्ट बैठे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। वो मैकियावेली जो द प्रिंस बनाना चाहता था, जो एक ऐसा निरंकुश, एक ऐसा डिक्टेटर बनाना चाहता था जो कभी सत्ता से ना हटे और लोकप्रिय भी हो, करिश्माई हो, साहसी हो, लोमड़ी जैसा चतुर हो, सिंह जैसा साहसी हो। 5 पॉइंट तो एकदम भिड़ गए डिकोडिंग में। आइए छठे को देखते हैं कि छठा पॉइंट क्या कहता है। छठा पॉइंट कहता है कि लेस एक्सप्रेसिव, या अपने को लेस एक्सप्रेसिव बनाओ, लेस टॉकेटिव बनाओ, अपने को कम बातचीत वाला बनाओ, जितनी जरूरत हो कम उजागर करो अपने को। राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए? जो अपने को कम उजागर करे, जो जितना बोलेगा उतना फंसेगा। अब मोदी जी भी फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा भाषण देते देते अगर वो बहुत ज्यादा बोल देते हैं तो देखा होगा आपने कि कई बातें वो चूक जाते हैं। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उनसे खूब सवाल होते रहें, दुनिया भर के सवाल हों, लेकिन वो बोले कम या बिल्कुल भी नहीं बोले।
और यही तो मैकियावेली कहता है कि लेस एक्सप्रेसिव बनोगे तो लोग चक्कर में राउंड 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 घूमते रहेंगे कि आखिर ये शख्स बोल क्यों नहीं रहा, क्या वजह है। एक बात बोलो तो उसके 10 मतलब निकले। इसीलिए मोदी जी खाली मन की बात करते हैं, लेकिन वो आम लोगों के मन की बात हम सुनते हैं, अपनी मन की बात करते हैं, क्योंकि उसमें लेस एक्सप्रेसिव बातें हैं। कोई जनता दरबार नहीं लगाते हैं वो, कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं होता है जिसमें रैंडम से लोग जाएं अपनी बातें रख दें, न पीएमओ में आम जनता की कोई फरियाद सुनी जाती है। तो लेस एक्सप्रेसिव रहोगे। आपने देखा होगा कि जब मोदी जी विदेश दौरे पे होते हैं तो कैसे उनका पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है चेंज हो जाता है। खूब हंसने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे, गले लगा लेंगे, जोर का ठहाका लगाते हैं खुल के, जैसे कि कोई पर्सनालिटी में रोक टोक ना हो। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आते हैं एकदम से गंभीर हो जाते हैं। उनको खुल के हंसते हुए बहुत कम लोगों ने देखा होगा भारत की राजनीतिक सरजमी पे, भारत में, जैसा कि वो राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मुस्कुरा रहे थे अभी, या जोर से हंस रहे थे। जैसे वो गले मिलते हैं दूसरे नेताओं से, आपको भारत में ऐसा बहुत कम दिखाई देगा। तो आप देखिए छठा पॉइंट भी मैच कर गया। इसका मतलब यह है कि मैकियावेली की किताब मोदी जी जेब में लेके चलते होंगे, एकदम 100% आत्मसात कर लिया। यही सच्चा राजनीतिज्ञ होगा, व्यक्ति जो मैकियावेली जानने की कोशिश कर रहा है कि कौन सच्चा राजनीतिज्ञ होगा। वो जो बहुत आदर्शवादी बातें कर रहा है, बहुत सारी बातें अपने बारे में कमजोरियों को रिवील कर दे रहा है, या वो जो इन पॉइंट्स पे काम कर रहा है। यही वजह है कि सारे अपोजिशन के लोग चक्कर में पड़े हैं। और इधर मोदी जी कह रहे हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि अकादमिक शिक्षा, जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा होती है, और शासन की शिक्षा बिल्कुल अलग है। आप किसी बीए, एमए, आईआईटी, आईआईएम, एमआईटी से पढ़े हुए व्यक्ति से अगर आप कह देंगे कि राजनीति करो तो उसके पसीने छूट जाएंगे। राजनीति एक डिफरेंट बॉल गेम है, एक डिफरेंट तरीका है चीजों को करने का। तो खाली ये कहते रहना कि डिग्री नहीं है और ऐसी बातें हैं, आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी के कम दुश्मन होंगे उनकी पार्टी में ही? जिस देश में क्लर्क बनने के लिए भी 5-5 साल लोग मेहनत करते हैं, उस देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज तक कोई चुनाव नहीं हारे, 25-26 साल से सत्ता में बने हुए हैं। आसान काम समझ रहे हैं आप इसे? तो असंभव सरीखा है ये, भारत की राजनीति ही नहीं दुनिया की राजनीति में भी। तो आप वही पहला प्रिंसिपल मैकियावेली का, आप मोदी जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी बीए, एमए और पीएचडी और फलाना ढिमका 2 कौड़ी की डिग्रियों में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th, ब्लर द लाइन। किस ब्लर द लाइन की बात हो रही है? ब्लर द लाइन बिटवीन थ्रेट एंड allies, थ्रेट एंड allies। जो मेरे दुश्मन हैं और जो मेरे दोस्त हैं, इनमें कोई पता ही ना कर पाए कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, कोई बता ही ना पाए, कोई गेस ही ना कर पाए। यही एक सच्चे राजनीतिज्ञ की पहचान होती है कि कभी लगे कि दुश्मन दोस्त है और दोस्त दुश्मन है। अब बताइए, ऐसा लग रहा था कि कभी आपने सोचा था कि चंद्रबाबू नायडू, जो मोदी जी का विरोध करते हुए एनडीए से अलग हुए थे और खूब जम के गाली गलौच हुई है राजनीतिक मंचों पे, यहां तक कि अपराधी तक कह दिया था मोदी जी को चंद्रबाबू नायडू ने,
और नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में थे, इसलिए उन्होंने ही ये जो इंडिया ब्लॉक है उसके संस्थापक नीतीश कुमार है। मजे की बात देखिए, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से सरकार बनी हुई है मोदी जी की। इंडिया ग्रुप ने क्या क्या नहीं किया, कितने लालच दिए। वो प्रधानमंत्री भी बना देते नीतीश कुमार को, लेकिन ये ऐसी, मतलब देखिए राजनीति में कहा जाता है ना कि कोई दुश्मन ना हो कोई दोस्त ना हो, यहीं से आया है। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी इन द पॉलिटिक्स। यही से आया है, ये मैकियावेली का ही सिद्धांत है, कमाल का सिद्धांत है। देखिए 7वां सिद्धांत भी मैच कर गया। ये सारे काम तो मोदी जी ही अप्रूव कर रहे होंगे ना, ये सारे काम मोदी जी ही अप्रूव कर रहे होंगे ना, तो ये चीज है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 8वां प्रिंसिपल देखिए, क्या ये मैच होता है क्या? 8वां प्रिंसिपल देखते हैं। 8वां प्रिंसिपल क्या कहता है? 8वां प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको मेक देम फील सेफ, मेक देम फील सेफ, मेक देम फील सेफ। जो भी आपके अंदरूनी या बाह्य विरोधी हैं उनको सुरक्षा का एहसास होने दीजिए, उनको लगे कि सुरक्षित हैं, वो हमेशा सुरक्षित हैं किसी भी हालत में। और जितना उनको यह एहसास आता रहेगा आपके लिए आसान होगा उनके ऊपर वार करना। जैसे कभी किसी ने सोचा था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ के एकनाथ शिंदे आ जाएंगे, कभी किसी ने सोचा था कि हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के सीएम है वो कांग्रेस में थे इधर आ जाएंगे, कभी किसी ने सोचा था कि माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के इतने बड़े लीडर थे वो इधर आ जाएंगे, सचिन पायलट की भी चर्चा चल रही है। तो जो सबसे सेफ फील हो रहे थे वही शिफ्ट हो गए इधर। कमाल है कि नहीं? तो सेफ फील होना चाहिए आपके दुश्मनों को, आपके ऑपोजिशन को। देखिए यही तो राजनीति है। ये भी पॉइंट एकदम मैच कर गया। 9वां पॉइंट देखिए, मेक देम डिपेंडेंट, मेक देम डिपेंडेंट। अब ये क्या है? निर्भर बनाओ, अपने ऊपर सबको निर्भर बना दो, निर्भर बनाओ। एक प्रिंस के लिए, एक राजा के लिए ऐसे ढांचे का निर्माण करना होगा कि पूरी व्यवस्था उसके ऊपर निर्भर कर जाए, और जैसे ही निर्भर करेगी आप एक पिलर हो जाएंगे। अब बीजेपी में ही देखिए, अब खाली या आरएसएस में ही देखिए, खाली मोदी जी को माइनस कर दिया जाए तो एकदम से मतलब जैसे लगेगा कि कोई बॉडी के ऊपर से हेड हटा दिया गया, हेडलेस बॉडी। तो बीजेपी, आरएसएस, पूरी राजनीति बीजेपी की, सभी नेता बीजेपी के मोदी जी के ऊपर निर्भर हो गए हैं। यहां तक कि गली मोहल्ले का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ा जाता है। वार्ड मेंबर का चुनाव, मुखिया का चुनाव, सरपंच का चुनाव, यूनिवर्सिटी का चुनाव, कोई भी भारत में ऐसा चुनाव नहीं बच गया है जो मोदी जी के नाम पे न लड़ा गया हो और न लड़ा जा रहा हो। मेक देम डिपेंडेंट, निर्भर बना लो पूरी व्यवस्था को अपने ऊपर। यह भी मैच कर गया। 10वां देखिए, वेपनाइज हेल्प, वेपनाइज द फेवर। आप किसी की सहायता करते हैं तो खाली आशीर्वाद मत लीजिए, हथियार बनाइए। सहायता को हथियार बनाओ। सहायता एक हथियार है। किसको कह रहा है मैकियावेली? उस राजा को कह रहा है जो द प्रिंस है, और उस प्रिंस को कह रहा है कि उसको अपना हथियार बना लो तुम, उसको अपना
हथियार बना लो किसको? फेवर को। अगर तुम किसी की सहायता करते हो तो उसको हमेशा एहसास दिलाते रहो कि मैंने तुम्हारी सहायता की है, जिससे वो आपके अंडर कंट्रोल में रहेगा, भी आपसे दूर नहीं हटेगा। अगर आपने उसको ये एहसास टाइम टू टाइम कराना शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हारी सहायता की थी, तब तुम बचे थे, तब तुम्हारा उद्धार हुआ था, तब तुम्हारी सुरक्षा हुई थी। है ना कमाल का सिद्धांत में क्यावली का? 10 में 10 सिद्धांत एकदम मैच कर गए। सोचिए कि कैसे इन बातों को हैंडल कर रहे हैं मोदी जी। आइए देखते हैं 11वां पॉइंट। अब ये कहता है कि मैन्युफैक्चर लॉयल्टी। देखिए कमाल की बात कही गई है, अभी बड़ा शानदार उदाहरण दूंगा मैं। मैन्युफैक्चर लॉयल्टी क्या कह रहा है कि मैन्युफैक्चर लॉयल्टी एक तरीके से आपके लिए लॉयल बनाओ, लेकिन लॉयल्टी कैसे बनेगी? समर्पण कैसे आएगा? समर्पण का निर्माण करो, समर्पण का निर्माण करो। अब इसका क्या मतलब है? कैसे होगा ये समर्पण? कोई आपके लिए समर्पित हो जाए, ये तो मन की भावना होती है ना, ये तो मन की भावना है ना कि मैं आपके लिए समर्पित हो जाऊं, ये तो प्यार से होगा ना। लेकिन मैं क्यावली कहता है कि ना, मैन्युफैक्चर लॉयल्टी बनाओ। इसे कैसे? कहता है कि लोगों को बिट्रे करने के लिए प्रेरित करो। मैन्युफैक्चर लॉयल्टी हाउ? कैसे? कैसे करें? तो इंस्पायर एंड हेल्प टू बिट्रे अदर्स। लोगों को दल बदलने के लिए प्रेरित करो। दल बदल, लोगों को दल बदल के लिए प्रेरित करो, उनको जो भी माल रसद चाहिए दो, और प्रेरित करो जब तक कि वह अपने लोगों से धोखा ना कर दें, बिट्रे ना कर दें। और जब धोखा करेंगे तो अगर कोई अपनी पार्टी छोड़ के आएगा तो वो आपके लिए लॉयल बना रहेगा जीवन भर, क्योंकि उसने अपनी लॉयल्टी चेंज की है दूसरे को धोखा देके। इसीलिए हम एक सेंटेंस सुनते हैं ना बार बार कि बीजेपी को कहा जाता है कि सबसे अधिक दल बदल बीजेपी करवाती है, और कहते हैं कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है कि एक साइड से करप्ट गए और दूसरे साइड से एकदम ऑनेस्ट होके निकले। आखिर इन बातों को परमिशन कौन देता होगा? जो सर्वोच्च लेवल पे बैठा है। तो लॉयल्टी बनानी है पार्टी के लिए, अपने लिए, तो तुमको मैन्युफैक्चर करना होगा। इंतजार मत करो कि दूसरा गद्दारी करेगा, दल बदल करेगा। उसको उकसाओ, भड़काओ, तड़पाओ, और जैसे ही वो बिट्रे करे तुम्हारा वो सिपाही बन जाएगा। यह है मैं क्यावली का 11वां सिद्धांत। समझ में आ गया होगा आपको। अगली बात पे चलते हैं। 12वां सिद्धांत देखिएगा। बाहर की तो बात हो गई, अब क्या करना है? डिस्ट्रक्ट, तोड़ना है। क्या तोड़ना है? डिस्ट्रक्ट करके क्या तोड़ना है? डिस्ट्रक्ट एलाइज इनसाइड। ये मत भूलो कि जो आंतरिक विरोधी हैं उनको भी समाप्त करना द प्रिंस का उद्देश्य है। आंतरिक विरोधी। अब ये बताइए, आंतरिक विरोध को समाप्त करने के लिए ही एक बीजेपी में बनाया गया था मार्गदर्शक मंडल। आपको याद होगा कि जो 75 साल का है उसको मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं। उसी में यशवंत सिन्हा, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों को उसी में रिटायर कर दिया गया। और यह मार्गदर्शक मंडल की उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई। और धीरे धीरे जब उस समय के सबसे बड़े जो लीडर्स थे वाजपेयी जी की सरकार में, जो मुख्य लोग थे, जो उनके सिपा सलार थे, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के सबसे बड़े विरोधी यही थे, और उनमें भी लाल कृष्ण आडवाणी। उनको पूरी पार्टी ने तय किया
कि इनको निकाल के मार्गदर्शक मंडल में ले जाओ, बेइज्जती भी ना हो, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इनसाइडर्स को सबसे पहले कट करना होगा। और ये कौन करवा रहा था? इससे अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि जो सर्वोच्च लीडर होगा, जो सुप्रीम लीडर होगा, वही करवा रहा होगा। तो ये है मैकियावेली का 12वां सिद्धांत, और एकदम फिट बैठ रहा है मोदी जी पे 13वां सिद्धांत। एक तरीके से प्रमोट इनसिक्योरिटीज, किसी की कोई असुरक्षा हो, कोई कमी हो, कोई असुरक्षा हो, कमी हो, उसको आप उजागर करते रहो। कोई असुरक्षा हो, कोई कमी हो, जैसे आपको अगर दूसरे का कॉन्फिडेंस तोड़ना है तो खाली बोल दो कि तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता। आपने उसके इमोशनल जो है ना, इमोशनल एग्रीमेंट ले लिया। आपने सोचा, आपने उसका विश्वास जीत लिया, कहा कि ये बंदा कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूं, विश्वास जीत लिया आपने ये बोल के। लेकिन वो आपका डिस्करेजमेंट कर रहा है, वो आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा है, वो कह रहा है कि कितना मेहनत करते हो लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं आता। तुम सबसे प्यार करते हो लेकिन तुमको कोई नहीं पूछता है। तुम कितनी अच्छी खरीदारी करते हो लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर ये शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है। कॉन्फिडेंस तोड़ देना, लेकिन एकदम सॉफ्टली डिस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस। और यही काम क्या करते हैं? सर्वोच्च लीडर करते हैं, जो करिश्मेटिक लीडर होते हैं। उनको पता होता है कि राजनीति में खाली आम जनता के बीच हाथ जोड़ के और ये कहना नहीं उद्देश्य होता है कि वोट दे देना, मैं जीत जाऊंगा। ऐसा होता तो सबसे ईमानदार, सबसे अच्छा, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति जमानत जब्त के करीब कैसे पहुंच जाता, दुर्गति कैसे हो जाती। तो ये है राजनीति के 360 डिग्री व्यू। ऐसे ही 13वां सिद्धांत भी मोदी जी पे लागू होता है कि कैसे वो अपने करीबियों को, आखिर उन्होंने इस पद्धति का उपयोग किया होगा ना, तो उनसे लोग जुड़े रहेंगे कि तुम मेरे पास रहोगे तो मजबूत रहोगे, दूर जाओगे तो कट ऑफ हो जाओगे। आइए 14वां सिद्धांत देखते हैं। मेक योर हैंड क्लीन, नेवर होल्ड नाइफ। मेक योर हैंड्स क्लीन, अपने हाथ को साफ रखो। नेवर होल्ड नाइफ, कमाल का सिद्धांत है ये। आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो एकदम मोदी जी लागू ही करते हैं। साफ सुथरा रहो, साफ सुथरे रहो। खुद कोई काम मत करो, स्वयं कोई कार्य मत करो। अगर आपको पार्टी तोड़नी है तो आप फ्रंट पे मत आइए, दूसरे को आगे करिए। कोई रणनीति बनानी है, कोई भी काम करना है तो अपना राइट हैंड, लेफ्ट हैंड रखा करिए। जैसे मोदी जी के केस में जितनी बुराइयों की बात होती है वो हम अमित शाह जी के ऊपर देखते हैं, और जो विपक्ष है, जो या वो लोग जो उनकी शिकायत करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, वो सारी जिम्मेदारी अमित शाह जी के ऊपर टाल देते हैं। मैंने बीजेपी के समर्थकों से भी ये कहते हुए सुना है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, जो प्रचंड समर्थक हैं, जो किसी भी अवस्था में बीजेपी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे, कि मोदी जी ईमानदार हैं, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी ने परिवार छोड़ दिया। लेकिन अमित शाह जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है क्योंकि हमें वो पसंद नहीं है। अब आप जरा सोचिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जैसे विराट पॉलिटिशियन के सामने अमित शाह जी अपनी कोई चला सकते हैं? इसका फाइनल अप्रूवल कहां से आ रहा है? वो सुप्रीम कमांड वहां से आ रहा है, पीएम के यहां से। लेकिन बदनामी किसकी हो रही है, किसकी शिकायत की जा रही है? अमित शाह जी की। तो देखिए कितना सटीक है, मेक योर क्लीन हैंड। जब लोग आपके ऊपर शक भी करें, मैकियावेली कहता है, तो आप अंतिम व्यक्ति होने चाहिए
जिस पे लोग शक करें। अब बीजेपी में लोग ऐसा कहने लगे हैं कि सारे लोग भ्रष्ट हैं, खाली मोदी और योगी को छोड़ के। है ना कमाल की बात। यही मैकियावेली कहता है कि आप एक ऐसी इमेज बनाइए कि अपना हाथ साफ रहे, सारे काम आप ऑर्केस्ट्रेटेड करिए, सब कुछ आप करिए पर्दे के पीछे से, लेकिन आपके हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। इंश्योर योर हैंड्स क्लीन, ये बात कहता है मैकियावेली। तो ये भी मैच कर गया। 15वां, इसमें तो एकदम मोदी जी एक्सपर्ट हैं। साइलेंस इज अ वेपन। साइलेंस इज अ वेपन कहता है मैकियावेली कि जो चुप रहना एक हथियार है, चुप रहना एक हथियार है राजनीतिज्ञ के लिए। और इसीलिए लोग कहते हैं कि जी मीडिया में क्यों नहीं आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने देश को संबोधित क्यों नहीं किया, अपनी स्थिति क्लियर क्यों नहीं की कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे सीज फायर कर दिया, अचानक से सीज फायर क्यों हो गया, कि हमारी कितनी क्षति हुई, इस युद्ध से क्या लाभ हुआ। सवाल दुनिया भर के हैं, मोदी जी खाली मुस्कुरा देते हैं, कोई जवाब नहीं देते। पाकिस्तान जीत का जश्न मना रहा है। और वहां के मिलिट्री जनरल को डोनाल्ड ट्रंप अपने यहां शाही भोज में बुला रहा है। असीम मुनीर को, वो फील्ड मार्शल बन जाता है, पूरे देश में जश्न मनाया गया पाकिस्तान में। और मोदी जी खाली साइलेंस को अपनाए रहे, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई 11 साल में प्रेस ब्रीफिंग नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि प्रेस ब्रीफिंग मतलब इस साइलेंस के वेपन को खत्म कर देना। साइलेंस क्या करता है? एक तरीके से आपको ताकतवर बना देता है। जितना नहीं बोलेंगे उतना ही लोग पागल हो जाएंगे। लेट देम अदर टू स्पीक। अब अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो राहुल गांधी खूब बोलेंगे। अब राहुल गांधी बोलेंगे माने विपक्ष बोलेगा, तो जितना बोलेगा वो अपने को एक्सपोज कर लेगा, और इतना एक्सपोज कर लेगा कि शिकायत होने लगेगा। अब राहुल गांधी बोलते 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 बेचैन होके, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो बोल नहीं रहे, अब राहुल गांधी या विपक्ष बोलते बोलते, अब राहुल गांधी एक देश का चेहरा है तो मैं उनका नाम ले रहा हूं, अपोजिशन का बड़ा नाम है। अब राहुल गांधी बोलते बोलते कह देंगे नरेंद्र सरेंडर, अब अपने ही बयान में फंस जाएंगे, बाद में उनको वहां से रिट्रीट करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। बोलते 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 बोल देंगे कि ये तो अडानी के हाथ के खिलौने हैं, बाद में हटना पड़ेगा। उनके ऊपर पर्सनल कमेंट करना शुरू कर देंगे कि जी ये तो अपनी शादी को नहीं बचा पाए। तो बोलते बोलते विपक्ष उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि साइलेंस वेपन है द प्रिंस का। द प्रिंस खाली मुस्कुरा रहा है, देख रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यही है द प्रिंस। अच्छा, तो ये तो कमाल का, आप समझ गए कि क्यों प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती है। इसका मतलब मोदी जी द प्रिंस लेके चलते हैं जेब में। और रवीश कुमार बार पूछते रहते हैं कि क्यों नहीं प्रेस ब्रीफिंग ले रहे हैं, क्यों नहीं। उनको भी ये जरूर देखना चाहिए ये वीडियो, और द प्रिंस को पढ़ना चाहिए कि क्या ये जो साइकोलॉजिकल सिद्धांत हैं, क्या ये मोदी जी लागू कर रहे हैं कि एक शासक जो लंबे समय तक बने रहना चाहता है वो साइलेंस का हथियार अपना लेगा, तो यही विपन होगा। शी जिनपिंग को आप देखिए, एकदम साइलेंट। तो जितने दुनिया के इस तरीके के रूलर्स हैं जो कम बोलते हैं वो लंबा टिकेंगे, यही खेल है। आइए चलते हैं, 15 सिद्धांत भी एकदम एज इट इज मैच कर गए। 16वां देखिए, अनप्रेडिक्टेबल। द प्रिंस को अनप्रेडिक्टेबल होना पड़ेगा, मतलब कि आपके बारे में कोई अनुमान न लगा सके, अनुमान रहित। आप कभी दयालु बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी बड़ा कठोर हो गए, कभी जवाब नहीं देंगे, कभी बोलेंगे कि पाकिस्तान को या तो गोली मिलेगी और या तो उनको हमारी बातें माननी पड़ेंगी।
कभी एकदम चुप हो जाएंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, तो आप अनुमान रहित हैं। पूरा देश आपसे कई मामलों में जवाब चाहता है, तब तक प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर चले गए। वो भी ऐसे ऐसे देशों में जहां जा रहे हैं तो खाली अवार्ड मिल रहा है। अब अवार्ड मिल रहा है तो इधर और बेचैनी बढ़ रही है विपक्ष की कि कर क्या रहे हैं, जब देश में इतने सारे सवाल हैं। चीन का खतरा है, नेपाल और जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान की समस्या बनी हुई है, श्रीलंका के साथ समस्या बनी हुई है, बांग्लादेश के साथ संबंध खराब हुए हैं, भूटान में भी चीन की स्थिति मजबूत हो रही है। तो पूरा का पूरा जब देश चारों से घिर रहा है, तब मोदी जी ने क्या किया, साइलेंस तो ही अनप्रेडिक्टेबल हो गए। क्योंकि प्रेडिक्टेबल रहेंगे अगर विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, अगर आपने वो उनको पता है विपक्ष को कि आप जवाब देंगे, आप पैनिक करेंगे, आप घबराएंगे, तो विपक्ष पहले से आपको फंसाने की तैयारी करके बैठेगा और आपको फंसाता जाएगा। एक सवाल, दूसरा सवाल, संसद के सत्र बुलाइए, ये करिए, वो करिए। आप एक डिमांड पूरी करोगे, दूसरा डिमांड लेके आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया क्या है, अनप्रेडिक्टेबल। जब सब लोग चाह रहे हो कि आप ये करें, उस समय आप बिल्कुल वो मत करिए। यही है अनुमान रहित व्यवहार। यही बिहेवियर आपको मोदी जी में एज इट इज दिखाई देगा। 17वीं बात कि ensure your presence even in your absence आप नहीं भी हैं। वही मैं बता रहा था कि अब प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पे हैं, तो अनुपस्थित रहें तब भी चर्चा हो, अनुपस्थिति में भी चर्चा। यही है मैकियावेली का द प्रिंस। इतना उसका ऑरा बड़ा हो गया है कि वो देश में नहीं भी है तो भी दिनों रात उसी की चर्चा चल रही है। अब देखिए कांग्रेस क्या कर रही है कि जी मोदी जी को अवार्ड पे अवार्ड मिले जा रहे हैं, ये गैर जरूरी अवार्ड हैं। इधर जनता सोच रही है कि अवार्ड मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, ये तो देश की सम्मान की बात है। देश चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, 27 अवार्ड मिल गए इंटरनेशनल, आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिले। तो जनता में तो ये बात बहुत पॉजिटिव जा रही है, क्योंकि वो तो पहले से ही कंट्रोल कर रहे हैं कि कंट्रोल व्हाट यू सी। तो विपक्ष बेचैन है कि अवार्ड पे अवार्ड पे अवार्ड ये कैसे लिए जा रहे हैं, यहां देश में तो दूसरे सवाल हम पूछ रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और देखिए कि अनुपस्थिति में भी चर्चा चलती रहती है। मोदी जी चाहे देश में रहें चाहे विदेश में रहें, कंटिन्यूअस भारतीय राजनीति में उनकी चर्चा चलती रहती है। तो मैकियावेली का 17वां सिद्धांत भी एज इट इज लागू हो गया। 18वां सिद्धांत देखिए जो मनोवैज्ञानिक आधार पे है। मैकियावेली कहता है कि आपको क्या करना होगा, डोंट थ्रेट एनीवन, किसी को धमकाओ मत। जितना आप धमकाने का मतलब क्या है कि जितना धमकाओगे तो उसमें आप तुमको टाइमलाइन देनी पड़ेगी। अब मोदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान अगर 2 महीने के अंदर ये काम नहीं करेगा तो फिर मैं एक्शन लूंगा। तो अगर आप टाइम लिमिट दे दोगे, अगर धमकाते रहोगे बार बार, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो धमकी रेयर दें, धमकी बार बार ना दें, छुपा के रखो, अपने को एक्सपोज मत करो। ये मत कहो कि विपक्ष को खत्म कर दूंगा, ये मत कहो कि न्यायपालिका को या किसी भी संस्था को अपने हिसाब से चलाऊंगा, ये मत कहो कि चुनाव आयोग को अपने हिसाब से चलाऊंगा। कुछ भी डिस्क्लोज मत करो, धमकी मत दो, मत कहो कि वोट काट लूंगा। जो करना है कम कर दो, थ्रेट मत करो। कोई भी थ्रेट करोगे तो ये तुम्हारी पर्सनालिटी के लिए नुकसान करेगा, तुम्हारे फॉलोअर्स गिरते जाएंगे, तुम्हारी इमेज क्रूएल हो जाएगी। तो देखिए मोदी जी आपको बहुत 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 कम थ्रेट देते हुए दिखाई देंगे एक आध जगह पे, और राहुल गांधी रोज थ्रेट देते हैं। वो ट्रैप में फंस जाते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ईट सीट बजा देंगे, टिट फॉर टैट करेंगे, जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे। 19वां सिद्धांत, अब ये क्या है, डिले रिवेंज। आपकी जो प्रतिशोध है उसको डिले करिए, विलंबित प्रतिशोध, विलंबित प्रतिशोध। ये क्या है भाई, विलंबित प्रतिशोध का मतलब कि आप जब बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं तो तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में लोग कह रहे थे 15 दिन क्यों लगा दिया गया,
तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो आप विपक्षी या शत्रु के जाल में फंस जाएंगे। अब मान लीजिए पाकिस्तान ने जश्न मना लिया, मान लीजिए कि चीन ने सब कुछ कर लिया, तो आप अगर तुरंत कोई प्रतिक्रिया देंगे तो आप उलझते चले जाएंगे। हमेशा याद रखिए कि रिवेंज मतलब खाली बदला लेना नहीं है, कंट्रोल भी है। क्या आप उस मामले को कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं? आप जब चाहेंगे तब युद्ध चलेगा, आप जब चाहेंगे तो युद्ध रुकेगा, दूसरे के हिसाब से नहीं चलेगा और नहीं युद्ध रुकेगा। अब इसमें कई लोग कहेंगे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हमें नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों युद्ध विराम कर दिया गया, लेकिन युद्ध हो जाता तो नुकसान तो हमारा ही है। पाकिस्तान तो फकीर है, चीन तो चाह ही रहा है कि हम लड़के बर्बाद हो जाएं। पाकिस्तान का क्या है, वो तो गली का कुत्ता, वो तो जो हमारे गली में बीमार कुत्ते घूमते रहते हैं उस तरीके का है। वो तो लड़ ही लेगा, हथियार अपने नहीं है, लोगों का कुछ है नहीं, वो तो मानते हैं कि मरने के बाद ही जन्नत मिलेगी, तो उनके लिए तो मरना ही सबसे बड़ी शहादत और धार्मिक क्रिया है। वो आज से 50 साल बाद भी आतंकी और भिखारी ही रहेंगे, लेकिन भारत के अंदर संभावना है। तो डिले रिवेंज, अब जरूरी नहीं कि हर बार हो, आलोचना भी होती है, फंस भी जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गया, आलोचना भी हो गई, लेकिन बढ़िया रणनीति होती है अपने रिवेंज को सोच समझ के लिए, कंट्रोल्ड वे से ले। तो इसमें भी ये भी फिट हो गया। 20वां नियम जो मैकियावेली कहता है कि क्रिएट अ सिस्टम, क्रिएट अ सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसको कि लोग कहें कि मोदी मतलब सिस्टम, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं है तो मुमकिन नहीं है। क्या है ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है? एक सिस्टम है, वो बीजेपी से लेके वो आम जनता के मन में एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है मोदी जी ने। एक अलग व्यवस्था दिखाई है। कैसी व्यवस्था? कंट्रोल की। कंट्रोल कैसा? कि जब देश में चुनाव, पूरा इलेक्शन जब आप ही के नाम पे होने लगे, इलेक्शन में केवल एक ही नाम गूंजता है और वो है, आपने सुना है, मोदी मोदी मोदी, इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं और ऐसा विश्वास क्रिएट कर दिया गया है कि मोदी जी हैं तो कर देंगे। आपने छोटे से छोटे नेता जो बीजेपी के सपोर्टर हैं या जो चुनाव लड़ते हैं उनको सुना होगा कि मोदी जी ये ठीक कर देंगे, चाहे ड्रेनेज की व्यवस्था हो, चाहे गली मोहल्ले की व्यवस्था हो। गली में बैठा हुआ वार्ड मेंबर विदेश नीति पर चर्चा कर रहा है, उस ड्रेनेज की चर्चा नहीं कर रहा, उस नाली की चर्चा नहीं कर रहा, उस गंदगी की चर्चा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम बन गया है। और वो सिस्टम कौन बना रहा है? मैकियावेली का द प्रिंस। यही तो कह रहा है कि जब तुम चले जाओ तो अचानक से वैक्यूम क्रिएट हो जाए, ऐसा लगे कि जैसे ध्वस्त हो गई है पूरी व्यवस्था। हो चाहे ना हो रियल में, लेकिन महसूस होना चाहिए। अब सोचिए जरा, मोदी जी जिस दिन शासन में नहीं रहेंगे तो कुछ दिन तक तो हाहाकार मचेगा ही पार्टी के अंदर में, लोगों के मन में जो स्ट्रांग सपोर्टर है। तो ये देखिए सिस्टम बन गया है। 21वां, पीपल अवॉइड यूजिंग योर नेम डायरेक्टली। जनता आपका नाम लेने से, जो विपक्षी हैं आपका नाम लेने से डायरेक्टली डरे, क्योंकि जितना नाम लेंगे, अब राहुल गांधी ने कहा था ना नरेंद्र सरेंडर, और इसमें वो इतना फंस गए कि बाद में चर्चा ही नहीं किया। तो आप जितना, मोदी जी कहा कि चौकीदार ही चोर है, वो बैकफायर कर गया पूरा कैंपेन। लोगों ने लगाना शुरू कर दिया मैं ही चौकीदार। तो जितना नाम आपका बड़ा होता जाएगा उतना ही जो व्यक्ति उसको गलत तरीके से यूज करेगा, उसको डिफेम करेगा, जनता बुरा मान जाएगी और क्या करेगी? उखाड़ फेंकेगी। अब जरा मुझे बताइए
इस 21वां सिद्धांत जो आपने अभी पढ़ा या सीखा, ये बताइए कि ये किस तरीके का सिद्धांत है? क्या ये मैकियावली ने जो सिद्धांत दिया था, क्या ये मोदी जी की पॉलिसीज को डिकोड नहीं कर रहा है? तो कौन मूर्ख है, ये आप तय करिए, ये आपके लिए छोड़ देता हूं मैं। आप बताइएगा कि ये जो मैंने एनालिसिस किया है, ये कैसा एनालिसिस है, क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या लगता है? जरूर अपने विचारों को कमेंट्स में शेयर करिएगा और हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहेंगे विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पे, चाहे वर्तमान का हो, चाहे पॉलिटिकल थिंकर हो। ये सब किसके लिए उपयोगी है? एक तो आम जनमानस के लिए, जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं। दूसरा, कोई अगर बच्चा हो जो कि अभी आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा हो, इंटरमीडिएट में हो या ग्रेजुएशन में हो, उसके लिए उपयोगी है। तीसरा, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी उतना ही उपयोगी है, जिससे आपकी माइंड विकसित हो, इंटरव्यूज में काम आए, आपके बातचीत के लहजे में परिवर्तन आए, व्यक्तित्व में आपके निखार हो। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल लेक्चर सीरीज है। इस चैनल पे आपको बहुआयामी डिस्कशंस आते रहेंगे, चलते रहेंगे। आप अपनी राय रखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिले और हम और भी इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।